नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले और आप देखना शुरू कर चुके हैं द प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट वॉरियर के हमारे मेहमान हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के इंदौर नगर इकाई के कार्यालय मंत्री सम्मानित श्री ऋषि सिंह जी खनुजा। ऋषि जी, आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद। अभिनंदन है द प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट वॉरियर के भीतर। बहुत धन्यवाद आपका। आप एक वॉरियर की तरह काम करते हुए देखे जाते हैं। हम आपसे विभिन्न विषयों पर चर्चा करेंगे, राजनीतिक क्षेत्र की बातचीत करेंगे, सामाजिक क्षेत्र की, धार्मिक क्षेत्र की, आपकी खेल से जुड़े रहने की, कोविड जैसी वैश्विक महामारी के दौरान किए गए आपके सेवा कार्यों की। लेकिन चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे आपके व्यक्तिगत जीवन से, आपके जन्म से, आपके स्कूली शिक्षा की और आपके कॉलेज लाइफ की। बहुत बहुत धन्यवाद बालकिशन जी आपका। धन्यवाद। सर्वप्रथम आप बचपन का पूछ लिया है, तो बचपन तो बड़ा खूबसूरत होता है। बिल्कुल सही कहा। और काफ़ी समय बाद किसी ने बचपने की बात पूछी। क्या बात है। तो मेरा जो स्कूलिंग हुई है वो मेरी हुई है गुरु नानक पब्लिक स्कूल में, और उसके बाद इंपीरियल एकेडमी में मेरा कॉलेज लाइफ बीती है। देखा जाता है कि आप बचपन में जब आप बहुत सारे आपको सीख और संस्कार मिलते हैं, माता पिता की ओर से मिलते हैं, और कहीं ना कहीं उसी का अनुसरण करते हुए आप लगातार आगे बढ़ते हैं और आप जैसे संस्कारवान युवा तैयार होते हैं। क्या कहना चाहेंगे माता पिता की ओर से किस तरह के आपको संस्कार मिले? हमारे माता पिता ने, और एक्चुअली किसी के भी माता पिता हो, वो हमेशा ये चाहते हैं कि बेटा एक समय तक जी तो पिताजी के नाम से जाना जाए, और एक समय ऐसा आना चाहिए कि मैं निकलूं तो तेरे नाम से मुझे जाना जाए। तो इस हिसाब से हमें हमेशा हमारी माता पिताजी ने, और मेरे को, मैं तो ये बोलूँगा कि हर जन्म मुझे ऐसे मेरे माता पिता और मेरे भगवान रूपी दादाजी हमेशा मेरे हर जन्म में मैं इन्हीं के ही घर में पैदा हूँ, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। आपसे जब भी बात करो ऋषि जी, तो ऐसा बिल्कुल महसूस होता है कि आपके भीतर जो है खूब संस्कार कूट कूट के भरे गए। किस तरह का बचपन रहा? क्या वाकई आप आरएसएस की शाखा में भी जाया करते थे? वहाँ का अनुशासन भी आपने अपने भीतर आत्मसात किया हुआ है? मेरे जो पिताजी हैं वो बाल्यकाल स्वयंसेवक हैं। खूबसूरत है। और दूसरी बात कि मुझे संघ से जोड़ने में मेरे पिता का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि मेरे पिता, क्योंकि शुरुआती दौर में जब हम कदम रखते हैं युवाओं में, तो हम समझ नहीं पाते कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे। मेरे पिताजी हमेशा एक बात बोलते थे, आज भी बोलते हैं, कि कहीं भी रहो संघ की शाखा से दूर नहीं रहना। क्या बात है। और मुले जी, मैं आपको एक बहुत ही, चूँकि आप मेरे से खूब बड़े हैं, उम्र दराज हैं, जो इंसान संघ की शाखा में एक बार ध्वज प्रणाम कर ले, क्या बात है, उसके बाद वो कहीं भी, जिसने ध्वज प्रणाम कर लिया उसकी गर्दन कहीं नहीं झुकेगी। क्या बात है। और जो अनुशासन संघ सिखाता है वो आपको कोई भी प्रकार की, आप किसी भी संस्था में जुड़ जाए, वो कभी नहीं सिखा सकते। कहीं ना कहीं संघ जो है मनुष्य जो है मानव को तराशने का कार्य करता है, और कहीं ना कहीं वही व्यक्तित्व आपके भीतर भी दिखाया जाता है। जिस तरह से आप राजनीतिक रूप से बेहद सक्रिय पिछले लंबे समय से देखा जाए, 1 से 1.5 दशक हो गया जब आप भारतीय जनता युवा मोर्चे से जुड़े हुए। वो कौन सा सन था, वो कौन सा काल था जब आप संघ के साथ साथ आपने भारतीय जनता युवा मोर्चा में सेवाएं देना शुरू की? एक संगठन, एक कुशल संगठक के बतौर आपको अब देखा जाने लगा है, क्योंकि वो विचार, वो अनुशासन आपके भीतर कहीं ना कहीं आपकी कार्यशैली में भी स्पष्ट रूप से झलकता है। सबसे पहले मैंने हमारी रूपराम नगर शाखा, हमारे नगर कारवते संजय भाटिया जी, और मेरे पिताजी के मित्र भी हैं, तो उन्होंने मुझे संघ शाखा जाना चालू करा। वहाँ से सबसे पहले शाखा गए तो एक आपको मैं बात बताऊं कि मेरे को कबड्डी का बहुत शौक था। क्या बात। तो मेरे को किसी ने बताया था, मेरे पिताजी बोलते थे, यार तू एक काम कर, 1 घंटे की शाखा लगती है, ध्वज प्रणाम करो, तो कबड्डी खेलने का शौक है ना, तो कबड्डी खेलने, क्या बात है, वहाँ जा। अब थोड़ा सा वाहिगुरु जी का आशीर्वाद था, थोड़ा दम भी था हाथों में, तो मैं हमारे नगर कारवा जी से पूछ लेता था, भाई साहब कबड्डी का, तो बोलते थे रोज कबड्डी है। क्या बात है। तो ऐसे करते करते जब वहाँ देखा कि संघ, हम 1 घंटा वहाँ देते हैं, लेकिन दीन दुनिया की, पूरी दुनिया की चर्चा 1 घंटे में ऐसे कर लेते थे कि हमको अखबार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती थी। और संघ में लोगों को लगता है कि शाखा में क्या हो रहा होगा, 1 घंटे में हम क्या कर लेंगे। मैं तो खुद मेरे मित्रों को और आपके इस चैनल के माध्यम से मैं तो हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को बोलना चाहूँगा कि वो 1 घंटा अगर संघ की शाखा में चला गया तो उसका निर्माण करने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरह से राजनीति में सक्रियता आपकी देखी जाती है, किस तरह के कार्य होते हैं युवा मोर्चे के एज ए कार्यालय मंत्री? कार्यालय मंत्री का सबसे ज़्यादा जो दायित्व रहता है संपर्क का रहता है, और कार्यालय मंत्री अपने आप में एक बहुत बड़ा पद होता है। आप देखें, नज़रिए से देखें तो 18वां नंबर है, बिल्कुल, और यूं देखें
तो उपाध्यक्ष 5, बिल्कुल, मंत्री 5, जी, महामंत्री 2, जी, लेकिन अध्यक्ष और कार्यालय मंत्री सिर्फ एक। बिल्कुल सही कहा। मतलब अगर पूरी कार्यकारिणी में किसी को ध्यान रहेगा, जब हम बैठकों में खड़े होते, जब हमारे संगठन के जो वरिष्ठ लोग हैं हमारी संख्या लेते हैं, तो पूछते अध्यक्ष जी तो आए सर हैं, उपाध्यक्ष 5 खड़े होते हैं, 4 होते हैं, 2 होते हैं, फिर बड़े गर्व से कार्यालय मंत्री जब बोलते तो मैं अकेला ही पूरी सभा में होता हूँ। तो एक बहुत बड़ा दायित्व है कार्यालय मंत्री। सही बात है। और कहने के युवा मोर्चा जैसा जो ऐसा युवा संगठन जो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति, और कई बार जब विपक्ष में पार्टी होती है तो कहने के धरना हो, प्रदर्शन हो, कहीं विरोध प्रदर्शन करना हो, तो युवा मोर्चा के साथी सबसे ज़्यादा अग्रणी पंक्ति में देखे जाते हैं। और कई बार ये भी देखा जाता है कि ऋषि जी खनूजा जी जैसे व्यक्तित्व जो है सबसे आगे होते हैं और कहने के प्रदर्शनों के दौरान एक अपनी अलग ही पहचान स्थापित कर जाते हैं। वो गुण आपके भीतर कहाँ से कैसे आया? नहीं, सबसे पहले मैं आपको बताऊं भाई साहब कि आक्रोशित, क्योंकि आक्रोश मेरा नेचर में नहीं है, लेकिन जब कोई व्यक्ति अधिकारी गलत कर रहा होता है तो आक्रोश अपना उत्पन्न होता है। क्या? एक होता है दिखावटी आक्रोश, हमसे दिखावा होता नहीं, हम तो आक्रोशित, हमारा आक्रोश जो है वो जनता के लिए। नेता मतलब क्या? नेता मतलब जनता की लड़ाई लड़ने वाला नेता। नेता बोलते हैं भीड़ को जो संचालित करे, वो नेता। अगर हमारे पास कोई आया और उसने अपनी समस्या बताई और हम उसकी समस्या का अगर निवारण नहीं कर पाए तो हम किस काम के नेता? अब उस समस्या को निवारण करने के लिए आवेदन, निवेदन, और फिर आखिरी में समस्या अगर नहीं कोई समझना ही नहीं चाह रहा तो फिर दे दनादन। बाकी राजनीति में इन चीज़ों का फायदा होता है इस तरह से? फायदा और नुकसान नहीं होता, ये तो सब ईश्वर के हाथ में। राजनीति में फायदा मिले या ना मिले ये ईश्वर, लेकिन आपके पास जो आपका व्यक्ति आया है उसका काम होना चाहिए। आप नेता कर रहे हैं, लोगों का एक प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और प्रतिनिधित्व का मतलब ये होता है कि आपके पास कोई आया तो उसको ऐसा लगना चाहिए कि भैया मेरे साथ खड़े थे, हमारा भाई हमारे साथ खड़ा था, हमारा चाचा हमारे साथ खड़ा था, हमारा दोस्त हमारे साथ खड़ा था, तो वो तो नेतागिरी। क्योंकि आपको किसी भी तरीके से अपने पास आए हुए व्यक्ति का काम करवाना है, चाहे उसके लिए आपको भिड़ना पड़े, 2 लठ खाने पड़े या 4 लठ देना पड़े। क्या? हमें काम कराना आता है, हमको जमीन पे लेटना भी आता है, जमीन पे बैठना भी आता है, सोफों पर भी बैठना आता है। अब वो सामने वाला किस तरीके से काम करेगा हम उसको कराने के लिए सक्षम है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक विश्व की ऐसी पार्टी है जिसमें दायित्व के साथ साथ कार्यकर्ताओं का निर्माण है। बिल्कुल। हमारे यहाँ अध्यक्ष कभी कार्यालय मंत्री को ये नहीं बोल सकता कि आप पीछे खड़े हो। बिल्कुल सही। उपाध्यक्ष कभी कार्यालय मंत्री को या कार्यालय मंत्री किसी अध्यक्ष को नहीं बोल सकता। हमारे यहाँ सबको बढ़ने का मौका दिया जाता है। बिल्कुल सही। यही हमारा संगठन है। आप देखें कि एक चाय बेचने वाले को देश का प्रधानमंत्री बना दिया। बिल्कुल सही कहा। ये हमारा संगठन, और हमारे यहाँ जो भी फैसले होते हैं सब संगठन के होते हैं। दूसरी बात कि कहीं भी हम जाए, हम मतलब पद में दम एक नाम के लिए, उच्चारण के लिए बहुत अच्छा, लेकिन आदमी में कितना दम है, बिल्कुल सही कहा, सबसे बड़ी बात है वो देखा जाता है। बिल्कुल सही कहा। और व्यक्ति कितना कृतित्ववान है, ये संगठन इस बात को सदैव परखता रहता है, निरंतर परखता रहता है। और यही कारण है कि पार्टी हमेशा आप जैसे निष्ठावान कार्यकर्ताओं को दायित्व सौंपती है, और उन दायित्वों पर जब आप लोग खड़े उतरते तो आप लोगों की लगातार प्रगति भी होती है। बिल्कुल 100%। आप भारतीय जनता पार्टी को कौन से नेताओं से प्रभावित थे, कौन से लीडर्स से प्रभावित थे जिनको अपना आदर्श मानते हैं, और कहने के उन जैसा कृतित्व आप स्वयं के जीवन में भी कर गुजरना चाहते हैं? भाई साहब, मेरा तो ये कहना है कि संगठन का हर आदमी से मैं सब कुछ सीखता हूँ जी। मेरे लिए सभी मेरे मार्गदर्शक हैं, सब आदरणीय नेता मेरे मार्गदर्शक हैं। साथ ही जो भारतीय जनता पार्टी का नगर अध्यक्ष की कुर्सी है जी, मेरे लिए वो मेरी मार्गदर्शक है। खूबसूरत है। वहां से निकलने वाला हर वचन जी हमें आत्मा में बिठाना चाहिए। क्या बात है। मतलब उन्होंने बोल दिया ये सही है, क्योंकि वो उस अध्यक्ष मतलब आपका नेता। बिल्कुल। पार्टी, हम संगठन में काम कर रहे हैं, संगठन का अध्यक्ष मतलब आपके लिए सब कुछ। तो मैं तो हर नेता को, हर हमारे इंदौर के, प्रदेश के, हिंदुस्तान के जिन भी नेताओं से जो अच्छा सीखने को मिल रहा है, क्योंकि ये सब हमारे मार्गदर्शक हैं। इनके बिना एक मैं ऋषि खनूजा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में संगठन चलता है, वरिष्ठ मार्गदर्शक चलते हैं। हम सोच ले कि ऋषि खनूजा भारतीय, तो ऋषि खनूजा कुछ नहीं है जब तक भारतीय जनता पार्टी का उसके पीछे टैग नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। ऋषि जी, आपके भीतर खूब प्रतिभा भरी हुई है,
बहुमुखी प्रतिभा के धनी भी आपको कहा जा सकता है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब पीएम इन वेटिंग के रूप में जब पहचाने जाते थे, आज तो पिछले 6 बरस से लगातार प्रधानमंत्री है, बावजूद इसके आपने जिस तरह से उनके लिए कैंपेनिंग किया, प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले जिस तरह का अभियान चलाया भारतीय जनता पार्टी ने, और कहीं ना कि आपका कृतित्व काफ़ी पूरे देश भर में नहीं दुनिया भर में नोट किया गया। जिस तरह से आपने मोदी कप लॉन्चिंग किया, उसी के साथ साथ कई नवाचार किए, आखिर ये कहाँ से आपको प्रेरणा मिलती है कि इस तरह से पार्टी को सोशल मीडिया के माध्यम से आगे बढ़ाया जा सकता है? इसके लिए मैं सबसे पहले भाई साहब धन्यवाद देना चाहूँगा मेरे संगठन का। क्या बात है। संगठन जो वरिष्ठ मार्गदर्शक आपके पीठ के पीछे हाथ रख दें जी, आप हमेशा समझ लें कि वो इंसान जिसके पीछे संगठन का हाथ है वो हमेशा तरक्की करेगा। मैं जब भी कोई चीज़, क्योंकि अब मैं थोड़ा सा मुझे वाहिगुरु का बहुत आशीर्वाद है कि मैं कुछ नया करने की इच्छा रखता हूँ और वो नया हो जाता है। और मैंने ऐसे युवा मोर्चे के माध्यम से 28 ऐसे नए आयोजन करे हैं जिसको कहा जाता है अलग से प्रदर्शित होते हैं। बिल्कुल, एक नवाचार के रूप में नवाचार हमेशा होता है। और आपने इसे मोदी कप का बताया, मैं आपका धन्यवाद दूंगा, आज तक आपको उस बात का ध्यान है। मोदी कप जब बना था, मोदी चाय चल रही थी काफ़ी चर्चा, तो मेरे दिमाग में मोदी कब बनाया जाए। उसको गूगल ने 10वां स्थान, पूरे विश्व में 10वां स्थान हमें दिया था कैंपेनिंग के रूप में। ऐसे कई तमाम आयोजन, कई तमाम हमने युवा मोर्चा के माध्यम से हमने इसको करे हैं। और सबसे इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मेरे मार्गदर्शकों का, मेरे संगठन के वरिष्ठों का, जिनके आगे जो भी मैं प्रपोजल लेके गया हूँ कि साहब ये करना चाहता हूँ, तो उन्होंने हमेशा पीठ पर हाथ रखा, जाओ करो, हम आपके साथ हैं। क्या बात है ऋषि जी, आपको लेकर अब चूंकि राजनीतिक चर्चा हो रही है, आपके नवाचारों की चर्चा हो रही है, तो आने वाले दिनों में आपको बहुत सारे और भी नवाचार करना। आप संगठन में लगातार काम कर रहे हैं, पिछले 12 से 15 बरस हो गए आप संगठन में सक्रियता दर्ज कराते हैं। और कहने कि एक बार फिर एक ऐसा अवसर आया नगरीय निकाय चुनाव का, पार्टी के भीतरी गलियारों से चर्चा आ रही है कि इस बार कहने के 45 पार वालों को या 50 पार वालों को पार्टी टिकट से वंचित कर सकती है और आप जैसे युवाओं को मौका दे सकती है। कैसा लगता है ऐसा सोच? नहीं, इसमें एक मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, मेरे से बढ़े एक शब्द जो वंचित है, वो वंचित शब्द थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि कारण ये सर भाई साहब कि वंचित जिन्होंने पेड़ को सींचा, पहले वो बीज था। हमारी भारतीय जनता पार्टी संघर्षों के दौर से काफ़ी गुजरी, बिल्कुल सही कहा। अब वो पेड़ बना। आज हम युवा अगर उस पेड़ का आम खाएंगे तो हम उन्हीं के ही हमेशा ऋणी रहेंगे जो आज 50 साल के हैं। हमने वो संघर्षों का दौर नहीं देखा, हमने कुछ थोड़ा संघर्ष करा, लेकिन उन्होंने तो संघर्षों के दौर से इस पेड़ को उगाया। तो पार्टी जिसको मौका दे, मैं तो इस बात से बिल्कुल मानता ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो ये कहता हूँ संगठन का आदेश सर्वोपरि है। बिल्कुल सही। मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ, 100% लड़ना चाहता हूँ, और अगर पार्टी मौका देगी तो 100% चुनाव लड़ूंगा भी और जीतूंगा भी। किस तरह की तैयारियां इन दोनों की जा रही है एज ए संगठन में काम करना, चूँकि संगठन में काम करने का आपके पास खूब सारा अनुभव आप हो चुका है, अब आपको एज ए जनप्रतिनिधि काम करने की आपकी मंशा है, कहीं ना कहीं आपके मनोमस्तिष्क में विचार आता है, किस तरह की तैयारी है नगरीय निकाय चुनाव को लेकर आपकी? मेरी भाई साहब तैयारी पूरी है, क्यों? चूँकि मैं आपको ये भी एक छोटी सी एक बात बताऊँ, तैयारी उनको की जाती है जो नए लोग हों। क्या बात है, खूबसूरत, बहुत बढ़िया। ये जिस वार्ड से मैं चाहता हूँ लड़ना जी, अब ये वार्ड नहीं है, और लड़ना शब्द भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि टिकट जो होगा वो किसी सामने वाले को ही होगा, वो सब हमारा परिवार है। बिल्कुल सही कहा। चुनाव लड़ना है, हमें जीतना है, जीत तय भी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मेरा काम नहीं, भारतीय जनता पार्टी का काम इस वार्ड में इतना हुआ है, और मेरा उसमें कुछ अंश है। मतलब पार्टी के नाम से ही मैंने काम करा हमेशा। तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ से मैं चुनाव लड़ूंगा भी, तैयारी उनको करना है जो नए लोग हों। बिल्कुल सही कहा। हम तो इन्हीं परिवारों के बीच में तो मैं पैदा हुआ, मेरा जन्म हुआ, इन्हीं के बीच में खेलते खेलते छोटी निकरण बगीचों में घूमते थे, साइकिल चलाते थे, रस्सी कूदते थे, ऐसे खेलते खेलते मैंने कहा ना कि मेरा निर्माण संघ के द्वारा हुआ। संघ में जैसे मालूम नहीं चलता कि आप कब कहाँ पहुंच गए, ऐसे हम जाते हैं, पता नहीं चलता है। हमको तराशा इन लोगों ने। मेरे तो चुनाव जिस दिन लड़ूंगा और पार्टी मौका, संगठन मौका, मतलब ये इच्छा है, हमारी इच्छाएं तो होती कि राजनीति में और इच्छा रखना होना चाहिए, और कहने के आगे बढ़ने का सोच है। पार्टी मौका देगी तो आप देखेंगे कि हाँ खुद ही जनता मतलब उसमें रहेगी कि अब चलें,
मतलब वो तो वोटिंग के दिन का इंतजार करेगी। ऐसा काम है हमारा यहाँ। ऋषि जी, आपका एक बहुत बेहतर सामाजिक सरोकार में देखा जाता है। आप समाज में, सिख समाज के अलावा अन्य समाजों में, अन्य बिरादरियों में भी काफ़ी सक्रियता दर्ज कराते हैं। किस तरह के काम होते हैं आपके इन दिनों? क्या क्या काम किए जा रहे हैं? मेरा एक टारगेट रहता है कि 365 दिन में एक दिन ऐसा होना चाहिए जिससे आपको समाज को ऐसा कुछ अपन दें जिससे समाज हमारा खुश हो कि यार हमारा बच्चा यहाँ कहीं लगा हुआ है। तो मैं 4 साल से इस चीज़ को मैं लगातार कर रहा हूँ। जिससे मैंने सर्वप्रथम करवाया था पगड़ी कंपटीशन। वो मध्य प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ कि 1000 बच्चों ने एक साथ पगड़ी बांधी। क्या बात है। भारतीय जनता पार्टी के बैनर से ही वो कार्यक्रम हुआ। साथ ही अगले वर्ष जो है मैंने, जैसे आपने देखा होगा अभी संगीत का दौर खूब चल रहा है, गीतकार खूब नए नए आ रहे हैं। मैंने एक ही मंच बनाया जिसमें करीबन 1000 लोगों ने हिस्सा लिया और उसमें 20 हमने समाज के सिंगर निकाले। क्या बात। कि सिख समाज के सिंगर ही उसमें गायन करेंगे। क्या बात है। फिर आया संस्था के माध्यम से, क्योंकि कोई भी बैनर तो आपको रखना है। फिर हमने एक कोचिंग क्लास डाली हुई है। इसी मैं जहाँ निवास करता हूँ, पीछे मेरा ही घर, एक दूसरा घर भी है, वहाँ पे 200 रुपए में प्रतिमा इंग्लिश सिखाते हैं। क्या बात है। हमारे एक समाज के ही मैडम है, आदरणीय नेहा बोरा जी, वो उसमें अपनी पूरी सेवाएं दे रही हैं। 200 रुपए प्रति माह और 6 महीने का कोर्स है। जो 10-10 हजार 20-20 हजार कोचिंग वाले ले रहे हैं, वो हमने हमारी संस्था के माध्यम से मात्र 200 रुपए में ये इंग्लिश सिखाना चालू करी। इस साल हमारा टारगेट था कि हम कुछ कर, लेकिन कोरोना काल आ गया। तो हमने क्या करें, तो पूरे इंदौर में अलग तरीके के मास्क बनवाए थे, फेस कवर मास्क। और आज भी हमारे संस्था के माध्यम से 5 मास्क और 2 सैनिटाइजर की बोतल प्रत्येक व्यक्ति के लिए, जो चाहे, हम तो हमारे फेसबुक पे डालते रहते हैं, व्हाट्सएप पे, जो आता है ले जाता है। ऋषि जी, आपके विभिन्न चुनावों में काफ़ी सक्रियता देखी जाती है। आप खूब काम करते हैं। जनसंपर्क के दौरान तो एक ऐसा नज़ारा बना के रख देते हैं कि उस जनसंपर्क को देखने के लिए और उसकी याद में कहीं ना कहीं जो भी प्रत्याशी होता है भारतीय जनता पार्टी का, वो गदगद हो जाता है। आखिर उसके लिए प्लानिंग्स क्या करते हैं? किस तरह से प्लानिंग्स होती है? चूँकि क्या है कि जब भी यहाँ से जनसंपर्क निकलता है, वार्ड 66 में जैसे मैं निवास करता हूँ, तो वाहिगुरु जी की बहुत कृपा है कि मेरा घर गुरुद्वारे के सामने मेन रोड पे है। अब मेन रोड पे होने के कारण जनसंपर्क हमेशा यहीं से निकलता, हमारे निवास के सामने से। अब हर साल में मेरा एक्चुअल वाहिगुरु जी की कृपा है कि मेरा कुछ नया करने का हमेशा विचार रहता है, क्योंकि हमारे यहाँ कोई अतिथि आ रहा है, तो अतिथि सत्कार ऐसा हो कि अतिथि जहाँ जाए उसको लगे यार सत्कार तो वहाँ हुआ था। तो अतिथियों का, और हमारे में तो हर समाज में, हमारे तो हिंदू धर्म में हम कि अतिथियों को भगवान का रूप तुल्य माना जाता है। तो मेरा ऐसा, अब हमारे यहाँ से ताई जी निकले थे, तो मेरे को आज भी ध्यान है, आप मानेंगे नहीं मूले जी, कि 500 बच्चे, करीबन 100-150 युवा, अब बच्चे हो गए आकर्षण का केंद्र। बिल्कुल सही। तो ताई जी के निकल रहे थे, तो मुझे एक ने सवाल पूछ लिया कि यार ये बच्चों के तो वोट ही नहीं है। तो मैंने कहा इसके पीछे का भाव समझो। जिस परिवार में बच्चे हमारे साथ हैं, आज आप और हम अपने बच्चों को कोई बुलाता है तो सोच समझ के भेजते हैं, कहाँ भेजना है, कहाँ नहीं भेजना। मैं कहा 500, एक परिवार के 3 वोट, 500 बच्चे मेरे पास है, तो 1500 वोट मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी के जमाए। जिन्होंने अपने बच्चों को यहाँ भेज दिया, तो बड़े तो ऑटोमेटिक हमारे साथ। तो इसी तरीके से आदरणीय शंकर ललवानी जी सांसद का चुनाव जब लड़े थे लोकसभा, तब यहाँ से निकले, उन्हें शाही पगड़ी पहना के हमने स्वागत करा। आदरणीय मालिनी भाभी जी के नेतृत्व में यहाँ स्वागत हुआ। फिर हमारे आदरणीय मालिनी भाभी जी चुनाव में निकली, उनका शाही पगड़ी पहना के, शाही शॉल, क्योंकि हमारी मातृ शक्ति हैं वो, और हमारी क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक भी हैं, और साथ में उनका एक प्रेम जो है यहाँ क्षेत्र में, क्योंकि वो उनका नेचर से, मतलब आपको कभी लगेगा ही नहीं आप विधायक से बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा, इतने प्रेम और तुरंत काम करना। तो ऐसा करते करते हम जो है वैसा यहाँ से लोग निकलते हैं, हमारे वरिष्ठ लोग, हमारा सौभाग्य, स्वागत करते हैं, सबका स्वागत करते हैं। पार्टी के लोग हैं, पार्टी संगठन का आदेश है, कोई किसी भी चीज से जो निकलेगा वो हमारा परिवार का निकलेगा। बिल्कुल सही कहा। ऋषि जी, आपके भीतर एक बच्चों को लेके काफी होता है कि बच्चे, मैं कल आपसे जब मिला तब मैंने देखा कि आपके पास जितने बड़े आपके पास आ रहे थे, चूंकि आपका जन्मदिवस भी था, और बच्चे भी उतने ही आ रहे थे, और उनमें जिस तरह का एक्साइटमेंट देखा मैंने आपके जन्मदिवस को लेकर, वह काफी तारीफ काबिल था, अभिभूत और रोमांचित भी कर रहा था। आखिर बच्चों से क्या लगाव है आपका? बच्चों की बातें बहुत होती है, बच्चे मन के सच्चे, क्या बात है, सबसे बढ़िया।
और बच्चा जो भी आपको मिलेगा उसमें भाव उसको नहीं मालूम कि मैं कौन हूँ, उसको मेरे से बच्चों को मुझसे कोई लालच नहीं है। तो वो जो आपसे बात कहेंगे ना वो बहुत अच्छी बात कहेंगे, बड़े मिठास से जी शिव जी क्या हालचाल है, कोई ऋषि चाचू, कोई ऋषि मामा, कोई ऋषि बड़े पापा, जो भी लोगों को एक बस जम जाए कि ये बोलना है। तो बच्चों से मेरा लगाव, मैं खुद ही बचपन से जब बड़ा हूँ मेरा बच्चों से तब से ही लगाव है, आप समझ। मतलब बच्चे कहते हैं कि ऋषि भाई आपको यहाँ बैठना है, मैं वहाँ बैठ जाऊंगा, ये नहीं सोचूंगा कहाँ बोले, क्योंकि बच्चों में भगवान का रूप है, उनका आदेश है, हमें तो ये मान के बच्चों से मुझे काफी लगाव है। ऋषि जी, आपके भीतर से अध्यात्म का रुझान काफी झलकता है, कहने के आपका जो निवास है वो भी एक ऐसे स्थान पर है जो कि गुरुद्वारा के पास में है, लगातार गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ होता है, नगर कीर्तनों के आयोजन होते हैं, आप उनमें भी काफी सहभागिता दर्ज कराते हैं। कितने बरस का ये सिलसिला है, किस तरह शुरुआत हुई थी, परिवार की ओर से संस्कार मिले तो बाल्यकाल से इस तरह अध्यात्म से जुटे रहे? सर मैं तो बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मैं जिस समाज में पैदा हुआ हूँ, इस समाज में अध्यात्म और सेवा, बिल्कुल दोनों ही चीजें, मतलब हमारे यहाँ सेवा करना जी, गुरु को खुद, मतलब सेवा जिसने अपने दिल से करी वो गुरु की प्राप्ति कर ली। और बात रही सेवा भावी की, तुम्हारी माता जी, मुझे ऐसा ध्यान नहीं है कि कभी उनका स्वास्थ्य कभी खराब हो तो लेट हो जाए, नहीं तो 4:30 बजे वो गुरुद्वारे पहुंच जाती हैं। चूंकि मेरा जो घर है वो गुरुद्वारे के जस्ट सामने है जी। तो वाहिगुरु जी की मेहर है कि ऐसे स्थान हमें रहने के लिए निवास दिया वाहिगुरु की कृपा से। साथ ही मेरे पिताजी 4 बजे उठ के व्यायाम करने के बाद नहा धो के 5 बजे गुरुद्वारे दर्शन करके आ जाते हैं। तो मुझे जो गुरु से जुड़ने की लीव लगाई वो मेरी माता जी ने लगाई। मतलब तबीयत खराब है, कुछ ही ऐसे सालों में दिन होते होंगे जिसमें माताजी नहीं जा पाते, ठंड हो बरसात हो कुछ भी हो, क्योंकि सामने ही गुरु घर। और हमारे यहाँ, और हम, मेरे घर की बात आपको मैं क्या बताऊँ कि हमारे अड़ोस पड़ोस में जो भी लोग रहते वहाँ की माताएं बहनें, हमारी आंटियाँ 4:30 बजे गुरुद्वारे चले जाते हैं। तो देख के बड़ा अच्छा लगा, उसी कारण सेवा भाव में। वाकई आपका जो नेचर है, आपका जो व्यवहार है काफ़ी सकारात्मक है। आप माता पिता की खूब सेवा करते हो, और आज भी आपके परिवार में जब हम आए तो हमने खुद ने देखा कि माता पिता आपके कृतित्व से कितने अभिभूत है, किस तरह का आनंद आता है, कितने जीवन को सार्थक मानते हैं। आज उम्र दराज माता पिता है, लेकिन आपका भाव जो है उनके समक्ष इस तरह एक छोटे नन्हे से बालक की तरह रहता है। किस तरह जीते जीवन को? चूँकि भाई साहब क्या है कि मेरे जो माता पिता हैं जी, और हम तो सिख परिवार से हैं, हिंदुत्व की बात भी करते हैं, बात है, सनातन धर्म को हमारा ये सोचना है बस अब कि भगवान हमने देखे नहीं है। बिल्कुल सही कहा। और हम भगवानों की खूब सेवा करना चाहिए और करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म और धर्म दोनों हमारे साथ हैं। क्या धर्म आपका निभाना है, क्योंकि उस धर्म में हम चूंकि पैदा हुए हैं। कर्म हमारे हाथ में लिखे हैं। भगवान ये नहीं कहते कि तुम मेरे यहाँ आके नाक रगड़ो, क्या बात है, मेरी गोलक में पैसे डालो। आपने देखा होगा लाखों करोड़ों रुपए ट्रस्टों में पड़े हुए हैं। मेरी सोच अलग है, सेवाएं करो गुरु घर की खूब। अगर आपने अपने माता पिता को प्रणाम कर लिया सुबह उठ के, तो वही आपका सच्चा प्रणाम है। इस चौखट के बाहर, अपनी घर की चौखट का जिससे भी आप प्रणाम कर रहे हैं उसको आप मतलब से कर रहे हैं। क्या बात है। किसी से कुछ लेना है, भाई साहब चरण स्पर्श, पद लेना है, भाई साहब चरण स्पर्श, चरण वंदन। लेकिन माता पिता ने आपको दे दिया जन्म, उससे बड़ा कोई विषय नहीं है। दूसरी बात, हम गोलकों में पैसे डाल रहे हैं, 10 रुपए डालें, 1 रुपया डालें। मेरा सोचिए हम 1 रुपया अगर रोज गोलक में डाल रहे हैं, वो महीने के हो गए 30 रुपए। तो 30 रुपए का कुछ नाश्ता लेके हम किसी गरीब के पेट में डाल दें, तो सीधे जब वो वहां बोलेगा तो वो गुरु तक आपकी आवाज जाएगी। बिल्कुल सही कहा। तो मेरी सोच थोड़ा सा इस मामले में डिफरेंट नहीं, वाकई आपकी काफ़ी सकारात्मक सोच है, आध्यात्मिक सोच है। चूँकि आप ईश्वर को मानते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं, तो कहने कि आप सदमार्गों पे हैं, और ये बात स्पष्ट होती है। आप खेलों से भी जुड़े रहे, जिस तरह आपने कहा कि आपको कबड्डी खूब पसंद है, लेकिन आज की यदि बात की जाए तो चूँकि 35 अबाव होने जा रहे हैं, अपने आप को टिट फिट रखने के लिए किस तरह की एक्सरसाइज करते हैं, किस तरह खेलों में सक्रियता दर्ज कराते हैं? मैं थोड़ा अभी फिट तो हूँ, लेकिन थोड़ा सा अनफिट भी हो गया हूँ। उसके पीछे रीज़न है कि एक दिनचर्या भी अपनी बिगड़ जाती है। लेकिन अब इसको मेरा सोचना सबसे अच्छी एक्सरसाइज मेरे को जो लगती है, एक तो वॉकिंग, और सेकंड अगर खेलों में देखा जाए तो बैडमिंटन। मैं बैडमिंटन का, चूंकि मैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल में फर्स्ट तो नहीं रहा, और सेकंड रनर अप रहा,
क्योंकि सेकंड रहा, मुझे अच्छे से ध्यान है, मेरा मित्र जो हम साथ में पढ़ते थे जी, मोनू उनका नाम था, वो फर्स्ट हुए थे और मैं सेकंड हुआ था। तो मुझे बैडमिंटन का खूब शौक है। क्या बात। और खूब मैंने बैडमिंटन खेला भी और खूब आनंद आता है बैडमिंटन खेलने में। तो बैडमिंटन, क्योंकि क्रिकेट में आपकी ताकत नहीं लगती, क्रिकेट एक जो खेल है उसमें शरीर की कोई एक्सरसाइज व्यायाम नहीं होती, ठीक है खड़े, लेकिन अगर व्यायाम से देखें और एक अपनी शरीर के हिसाब से अपनी चुस्ती से देखें तो सबसे अच्छा अगर कोई एक वो गेम है, वो है गेम भी है, वो बैडमिंटन है। बिल्कुल सही कहा। देखा जाता है सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, वाकई खिलाड़ी के लिए बहुत ज़रूरी होता है, यूँ कहें कि खेल इन क्षेत्रों में काम करने वालों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। वाकई आप इस बात को सही मानते हैं? खेल स्पिरिट काम आती है राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में? मैं तो ये कहता हूँ कि हमको राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें आपको सबसे संबंध रखना है। बिल्कुल। चाहे वो खेल जगत से जुड़ा हो व्यक्ति हो, या हमारे डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, मैं कहता हूँ किराने वाला हो, मैं कहता हूँ बूट पॉलिश वाले भाई क्यों ना हो। क्या बात है। राजनीति में आपको हर किसी को सम्मान देना है और अगर आप किसी को सम्मान देंगे तो ही आपको रिटर्न में सम्मान मिलेगा। क्या बात। तो आप सबको, छोटे से लेके बड़ा तबका आपके साथ है और वो आपका नाम पुकार रहा है कि वो भैया हैं जो काम के हैं, तो ये आप नेता हैं। नहीं तो अपने आपको कुर्ता पजामा पहन के सफ़ेद निकल रहे हैं और खुद ही बस नेम प्लेट लगा ली, वो नेता नहीं। क्या बात। मुझे अच्छे से ध्यान है कि एक हमारे नेता हैं वरिष्ठ, मुझे बड़ा शौक चढ़ा कि मेरा गाड़ी का नंबर 1 लेना है मुझे। ये मैं आपको किस्सा बता रहा हूँ। तो एक ने मुझे बोला 1 नंबर लेके क्या करोगे? अब उम्र छोटी थी जी, और मैं कहा नहीं लेना। बोलो 1 नंबर तो मिल जाएगा गाड़ी में। उस समय मैंने वैगनआर पे लिया था MP09 MN001। बोले एक अपने यहाँ नेता है रमेश मेहतोला जी। मैं कहा, तो बोले आप उनको जानते हो? मैंने कहा वो तो जानते हैं, उस समय मैं राजनीति से थोड़ा सा कम जुड़ा हुआ। बोले उनका सेंट्रो गाड़ी है गेट्स। मेरे को आज भी वो किस्सा था। बोले कहीं भी रुक जाती है ना, सब सल्यूट मारते हैं पुलिस वाले। गाड़ी का नंबर मालूम उनका क्या है? मैं कहा नहीं मालूम। तो बोले हमको भी नहीं मालूम। गाड़ी के नंबर में दम नहीं होता, गाड़ी के अंदर जो बैठा है उसमें दम होना चाहिए। क्या बात है। हालांकि नंबर भी मुझे मिला मेरे वरिष्ठों के मार्गदर्शन, लेकिन उस दिन के बाद मेरा वो चाह उतर गया। क्या बात है। आप बहुत जल्दी सीखते हैं अपने जीवन में और कहने की ये सीख आपको लगातार आगे बढ़ाती है। जिस तरह से आपने सम्मान को लेकर बात की, वो एक सीख हो सकती है, वो भी आपके जीवन का मूल मंत्र भी हो सकता है कि यदि व्यक्ति को हम सम्मान देंगे, अति सम्मान देंगे, तो उसके प्रति उत्तर में सम्मान ही पाएंगे। आप लगातार काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं, सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, आप पारमार्थिक कार्य भी बहुत करते हैं जो आपकी जुबान पर आप लेना नहीं चाहते, क्योंकि आप उस ईश्वर को, उस महान शक्ति को भी उतना ही पूछते हैं और समझते हैं सारे विषयों को कहाँ कितना बोलना है। यही बात आपको एक योद्धा के रूप में पहचान देती है। आप संगठन में पहचाने जा रहे हैं, देवी अहिल्या की नगरी में खूब पहचाने जा रहे हैं। आपने द प्राइम टॉक से चर्चा की, एक वॉरियर के रूप में चर्चा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद। नमस्कार।